बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्मोक की सूरत हाल को लेकर। तो पंजाब भर में स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। कई शहरों में फजाई आलूदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के करीब रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के तदारुक के लिए आज लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन। मुतासरा अजला में नकलो हरकत महदूद रखी जाएगी। तमाम मार्केटें और दुकानें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट दोपहर 4 बजे के बाद खोले जाएंगे। मॉल रोड शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। हुकूमत की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। खत्म करने का मिशन, पंजाब हुकूमत इन एक्शन। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर एक बार फिर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आज तमाम मार्केट्स, बाजार और तमाम तजारती मराकज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। स्मोक के खात्मे के लिए माल रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद होगी। अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए फील्ड स्टाफ को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के मुताबिक हफ्ते के रोज टाउन हॉल लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 358, जबकि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में AQI 335 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब शहरियों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। महकमा सेहत की हिदायत के बावजूद मार्केटों और बाजारों में बगैर मास्क घूमते नजर आए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां और गाड़ियां बंद करे। मास्क पहनने से स्मोक कम नहीं होगी। मास्क की जरूरत ही नहीं, जब मतलब फिर फैक्ट्रियां बंद करवाना जो इतना धुआं उड़ा रही हैं। इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, किराना स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स, कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। पहले से तयशुदा इम्तहानात और एंट्री टेस्ट भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कैमरामैन अवैस के साथ आकिब कुरैशी, GNN लाहौर। आए दिन वज़ीर आज़म बदलने, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क नहीं चलेगा। मैंने 2 मरतबा जेल देखी है। पहली मरतबा तैयारा हाई जैकिंग केस में जेल गया तो वज़ीर आज़म और शाम को हाई जैकर था। वज़ीर आज़म हाउस में बैठा था, कहा गया गले में रस्सी डालकर घसीट कर निकालेंगे। बहुत कोशिश की गई कि मुझे सज़ाए मौत हो जाए। कभी जेल कभी जिलावतनी देखना पड़ती है। समझ में नहीं आता कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहा पॉलिसी पर अमल तब ही होगा जब बाकी सारे मामला ठीक होंगे। हंसते बसते मुल्क को जब ऐसे लोगों के हवाले करेंगे तो फिर यही हाल होगा। RTS बिठाने के बावजूद हम 2018 का इलेक्शन जीत चुके थे। जब किसी को मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। सियासी तहकाम होगा तो ही मुल्क दौड़ेगा। सुबह मैं वज़ीर आज़म था और शाम को मैं हाईजैकर बन गया। उस के नतीजे में मुझे उम्र कैद दे दी गई और फिर बहुत कोशिश की गई कि मैं हाई कोर्ट से मुझे सजाए मौत हो जाए। आइन की पासदारी बहुत लाजमी है। जामे किस्म की पॉलिसीज तभी बनेगी, अमल तभी होगा जब सारे बाकी मामला ठीक होंगे। मैं समझता हूँ कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। अपने पाँव पे हमने खुद ही कुल्हाड़ा मारा है। एक अच्छे भले चलते बस हंसते बसते मुल्क को अगर इस तरह से हम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो पाकिस्तान में जो है वो हर वक्त गाली गलोची करते रहेंगे, अपना दिल का बड़ास बोगस निकालते रहेंगे, मुनाफकतें होती रहेंगी और उसके बाद तू कौन है, तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। धरनों में कहा जाता था कि इस बंदे को, नवाज शरीफ को, इसके गले में रस्सा डाल के खींच कर लाएंगे यहाँ वज़ीर आज़म हाउस। 2017 से आज तक मुसलसल मेरे खिलाफ या हमारी पार्टी के खिलाफ जो सिलसिला चलता रहा है सजाओं का, कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है। या तो वो ना कोई वजह हो तो फिर तो ठीक है, बिला वजह तो मुझे भी समझ नहीं आती कि वजह क्या है। बिल्कुल ऐसे जैसे कुल्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। ये ऐसा कहाँ होता है यार, दुनिया में कहाँ होता है ऐसे? किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डाले? लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कुछ नुकसान हो गया है वो बहुत भारी नुकसान हो गया है, लेकिन उस नुकसान को रिपेयर करना ये भी आपकी और मेरी, हम सब की एक फर्ज और ड्यूटी है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस में अहम पेशरफ्त हुई है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने अदालत से रुजू कर लिया। खावर मानिका ने अदालत से इद्दत के दौरान निकाह करने पर चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को सख्त सजा देने की इस्तदा की है।
चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में नया मोड़। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने मुबैना गैर शरई निकाह केस दायर कर दिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खावर मानिका की तरफ से चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी की आड़ में अहलिया से गलत रवाबित इस्तवार किए। चेयरमैन पीटीआई ने मेरी साबका अहलिया के साथ 1 जनवरी 2018 को दौरान इद्दत निकाह किया। इस निकाह को शरई और कानूनी हैसियत देने के लिए फरवरी 2018 में मुफ्ती सईद से दोबारा निकाह पढ़वाया गया, जिससे साबित होता है कि पहला निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। दोनों के नाजायज ताल्लुकात और इद्दत में निकाह इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी है। पहले मैं अपना जाती मामला समझकर हकाइक पर खामोश रहा, मगर अब बात पब्लिक हो जाने के बाद मेरी दरख्वास्त है कि दोनों को सख्त सजा दी जाए। खावर मानिका ने दरख्वास्त के साथ 4 गवाहान की लिस्ट भी फराहम की है। गवाहान में खावर मानिका खुद, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और नौकर मोहम्मद लतीफ शामिल हैं। आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी जमात पर पाबंदी नहीं। तहरीक इंसाफ को भी सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं हुकूमत किसी सियासी जमात की तरफदारी नहीं कर रही, सबके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी बयानबाजी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। सरफराज बुगटी ने अगर नून लीग की हिमायत में बयान दिया है तो मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। आवाम जिसको मैंडेट देंगे वो हुकूमत बनाएगा। मज़ीद कहा कि 29 नवंबर को बैरून मुल्क हूँगा, अदालत पेशी मुमकिन नहीं। अस्करियत पसंद बलोच मजदूरों और असातिज़ा को कत्ल करते हैं, अदालत इस कत्लेआम पर भी बुलाए। नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनेंगे। जब हम कहते थे हमारा कायद वापस आएगा, वो हमारा गुमान नहीं यकीन था। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में नवाज शरीफ के एजाज़ में तकरीब से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ के कारकुनान उनके साथ खड़े रहे। 34 साल में एक बार भी मेरी वफादारी में लफ्ज़िश नहीं आई। जो वफादार नहीं रहता उनके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। चेयरमैन पीटीआई से जिनकी रफाकत रही उनको आज पशेमानी का सामना है। लोग वफादार हों, उनके साथ लोग वफादार रहते हैं। ये बुनियादी फर्क है उस शख्स में जिसने 4 साल इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की कफालत में जो है हुकूमत की और आपकी हुक्मरानी में। उसमें मुश्किल वक्त आया है, कड़ा वक्त आया है, कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा। लाइनें लगी हुई हैं वफादारियां जो है बदलने वालों की और बिकने वालों की। अपने 4 सालों पे या 8 सालों पे या 10 सालों की ये रफाकत जिसके साथ इमरान खान के साथ जिनकी थी उनके ऊपर जो है नदामत की। लेकिन आप जलावतन पहली दफा 7-8 साल आप बाहर रहे। आपके 84 एमएनए थे, एक एमएनए नहीं टूटा। ये आपकी वफा है कि आपके साथियों ने आपके साथ वफा की। आपने एक ऐसी मिसाल कायम की जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। दहाई तारीख दौर था उस वक्त जब मैंने असेंबली में कहा कि मेरा कायद आएगा, उसको मिटाने वाले मिट गए। ये हमारी तारीख का हिस्सा है। इन लोगों ने कहा कि हमने नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, उसको मिटा दिया है। नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएगा। और जब मैं ये कह रहा था कि मेरा कायद वापस आएगा, वो गुमान नहीं था, वो यकीन था। मेरा कायद वापस आया और फतेहमंद होके वापस आया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अवामी इंतखाबात की तारीख देना सदर का काम था, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी। सदर ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने ओहदे की भी तज़हीक की। सदर पूरी कौम का होता है, ना कि सिर्फ एक सियासी जमात का। आरिफ अलवी अपने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। सदर मुमलिकत गैर आइनी इक़दाम के मुर्तकब हुए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर आज़म को काम से रोकने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ ही 2127 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,53,000 से ज़्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान ने फराग दिली से अफगान बाशिंदों को पनाह देने के साथ साथ रोज़गार के तमाम मौक़े मुहैया किए हैं। अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इक़दामात के साथ साथ उनकी आर्जी रिहाइशगाह के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांसिट कैंप्स कायम किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होने लगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए आज दोबारा MD कैट टेस्ट लिया जा रहा है। MD कैट टेस्ट में सूबे भर से 40,000 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। गुज़िश्ता MD कैट टेस्ट में 219 उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़े गए थे, जिस पर हुकूमत की जानिब से इम्तहानात के नताइज मनसूख करके दोबारा टेस्ट लेने का फैसला किया गया था। टेस्ट के लिए किए गए इंतजाम के हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अलिशवा खटक से। अलिशवा बताएगा कैसे इंतजाम किए गए इस बार?
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के दाखिले के लिए टेस्ट जो है दोबारा मुनक्किद किया जा रहा है। सूबे भर के 8 अजला में जो है 11 सेंटर्स कायम किए गए हैं। इस वक्त मैं पेशावर में एक सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ तलबा आ चुके हैं, लाइनों में लगे हैं और अंदर जा रहे हैं, जबकि पुलिस की बारी नफरी जो है वो भी यहाँ मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 जो है वो नाफिज किया गया है। जैमर्स लगाए गए हैं। इम्तिहानी हॉल के 100 मीटर तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या हल पर्चा जो है उसको रखने की इजाज़त नहीं है, जबकि पुलिस का जो स्टाफ है या दीगर जो इम्तिहानी मराकज़ में मौजूद स्टाफ है उनको भी मोबाइल रखने की जो है वो इजाज़त नहीं है। टेस्ट 10 बजे स्टार्ट होगा, जबकि 31 पर ख़त्म होगा। टेस्ट में हिस्सा लेने वाले तलबा से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला है। हमने पहले जो है वो मार्क्स कम लिए थे, इस बार बहुत अच्छी तैयारी की है और अच्छे मार्क्स लेंगे। जी।